The effective stiffness of a cantilever beam of length L and flexural rigidity EI subjected to transverse load W is। तो कैंटिलीवर बीम दिया है, फ्री एंड पे एक पॉइंट लोड लग रहा है और आपको इफेक्टिव स्टिफनेस पूछा है। जैसे स्प्रिंग की स्टिफनेस होती है एक्सियल स्टिफनेस, फोर्स अपॉन डिफ्लेक्शन F अपॉन X, वैसे ही यहां फ्लेक्सुरल स्टिफनेस होती है। फ्लेक्सुरल स्टिफनेस क्या होगा? तो लेट्स से दिस इज द बीम, ए पॉइंट पे पॉइंट लोड लग रहा है, ए पॉइंट यानी फ्री एंड पे पॉइंट लोड लग रहा है, तो इफेक्टिव स्टिफनेस जो कि इस केस में फ्लेक्सुरल स्टिफनेस है, दैट विल बी इक्वल टू लोड W डिवाइडेड बाय डिफ्लेक्शन YA। अब यहां YA कितना हो जाएगा? तो आपको यहां कैंटिलीवर बीम का फ्री एंड का डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए ड्यू टू पॉइंट लोड, एंड इट इज WL³ बाय 3EI। तो W और W कैंसल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3EI डिवाइडेड बाय L³। सो दिस इज द flexural stiffness of this beam, 3EI divided by L³। Flexural rigidity EI is subjected to an end moment M as shown in figure. Deflection of the beam at X equals to L/2 is। तो आपको एक कैंटिलीवर बीम दिया है, एंड पे कपल लग रहा है, आपको बीच में किसी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, राइट? तो इस सवाल को हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो बेटर यही है कि आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व करो। ओके, कैंटिलीवर बीम में हम किसी भी पॉइंट का जब डिफ्लेक्शन निकालते हैं तो हम यही देखते हैं बेसिकली कि वो पॉइंट फिक्स्ड एंड के रिस्पेक्ट में कितना नीचे जा रहा है, राइट? क्योंकि ये फिक्स्ड एंड जो है ये तो फिक्स है, तो इसके रिस्पेक्ट में कोई दूसरा पॉइंट कितना नीचे जा रहा है ना? तो अब अगर मैं इस पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालूंगा तो यहां से लेके फिक्स्ड एंड तक का मेरे को इफेक्ट कंसीडर करना पड़ता है। वैसे ही अगर मैं सेंटर के किसी पॉइंट का निकालूंगा डिफ्लेक्शन, तो मेरे को यहां से लेके फिक्स्ड एंड तक का इफेक्ट देखना पड़ेगा। मतलब बोलने का मतलब यह है कि यहां से लेके यहां तक की बीम कितना बेंड हो रही है, इस बात से फर्क पड़ेगा, इस बात से पे डिपेंड करेगा कि यहां डिफ्लेक्शन कितना आएगा। तो इस पॉइंट से लेके यहां तक का डिफ्लेक्शन कितना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? इस पॉइंट का यहां से डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है मुझे ये चेक करना है। तो इस पॉइंट के पीछे की जो बीम है ना, उसका इस पॉइंट के डिफ्लेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो आप इस पॉइंट पे अगर डिफ्लेक्शन निकालना चाहते हो तो इसके पीछे की बीम को हटा दो। अब हटाएंगे तो क्या होगा? ये जो कपल है इसको हमें यहां शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट? तो अभी क्या हो रहा है, अभी आपको जो कपल दिया हुआ है वो फ्री एंड पे लग रहा है, समथिंग लाइक दिस। लेट्स से दिस इज द कपल M, this is point A and this is point B, और यहां पे सेंटर में कहीं पे कोई पॉइंट है, लेट्स से C, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है आपको टोटल लेंथ कितनी दी हुई है? टोटल लेंथ आपको दी हुई है कैपिटल L। तो ये डिस्टेंस L/2 है, ये डिस्टेंस L/2 है। तो हमें C पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालना है, तो A से C तक की बीम को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें फिक्स्ड एंड के रिस्पेक्ट में देखना है ये कितना नीचे जा रहा है, राइट? तो हमें बस BC को कंसीडर करना है। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट रिमूव द बीम फ्रॉम A to C, ठीक है? मैं A से C तक की बीम को हटा ही देता हूं रास्ते से। तो अगर मैं A से C तक की बीम को हटा दूं तो मुझे इस कपल को C पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब जब कपल को आप ट्रांसफर करोगे ना तो आपको कोई दूसरा मोमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है? ये कपल वैसे का वैसा यहां ट्रांसफर हो जाएगा
एंड इट्स वैल्यू विल बी m। अगर फोर्स लग रहा होता तो उसको ट्रांसफर करने पे आपको साथ में एक मोमेंट मिलता, बट मोमेंट तो ऑलरेडी मोमेंट है, उसको सीधे सीधे उठा के यहां ट्रांसफर कर दो। तो लेंथ इज हाउ मच, l/2। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूं व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन एट c, है ना। आपके पास इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, यस। What is the formula of deflection at C due to couple? So deflection at C due to couple is ml square by 2ei। अब यहां लेंथ अपनी l/2 है, तो ये हो जाएगा m l/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ei, यानी कि ml स्क्वायर बाय 8ei। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। द आंसर इज ml स्क्वायर बाय 8ei यानी कि c। तो अगर आप चाहें तो यहां आप मोमेंट एरिया मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है, मोमेंट एरिया मेथड से भी इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आपको कुछ स्टैंडर्ड केसेस के डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं, ताकि उन स्टैंडर्ड केसेस पे क्वेश्चन आएगा तो आप उन सवालों को बना ले। तो कैंटिलीवर बीम जिसके फ्री एंड पे कपल लग रहा है, उस केस का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है डिफ्लेक्शन का, ml स्क्वायर बाय 2ei। अब यहां फ्री एंड पे नहीं, यहां सी पे निकालना था, लेकिन मैंने लोड को सी पे ट्रांसफर ही कर दिया, तो अब यहां पे भी डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड केस है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैकेनिकल में डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स में 99% चांसेस हैं कि आपको स्टैंडर्ड केसेस के ऊपर ही क्वेश्चंस आएंगे। 1% क्वेश्चन ही ऐसा होगा जिसमें आपको कोई दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा, अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूले में ही आप इधर उधर करके सवाल बना सकते हैं। ओके, सो द आंसर इज c ml स्क्वायर बाय 8ei। A cantilever beam with uniform flexural rigidity EI equals to 200 into 10 to the power 6 Newton meter square is loaded with a concentrated force at the free end. Area of the bending moment diagram corresponding to the full length of the beam is 10,000 Newton meter square. Magnitude of the slope of the beam at its free end is। तो क्वेश्चन में आपको एक कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है, लेट्स से कुछ इस प्रकार का, जिसका एक एंड फिक्स्ड है और दूसरे एंड पे एक कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स लग रहा है। आपको दोनों एंड्स के बीच का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया दिया हुआ है 10,000 न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको बोल रहा है फ्री एंड का स्लोप कितना होगा, मैग्नीट्यूड का स्लोप कितना होगा। जब ये बीम डिफ्लेक्ट होगी तो ये कुछ ऐसा आएगा। आपको ए पॉइंट का स्लोप निकालना है। नाउ अकॉर्डिंग टू मोमेंट एरिया मेथड, मोर्स थ्योरम आपने पढ़ा होगा शायद। मोमेंट एरिया मेथड में मोर्स के दो थ्योरम है। पहला थ्योरम उसमें से ये बोलता है कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के स्लोप के बीच का डिफरेंस इज इक्वल टू the area of the bending moment diagram divided by EI. Okay, so according to Moore's first theorem, theta A minus theta B is equal to area of bending moment diagram divide or between AB divided by EI। ये क्या है, एरिया ऑफ AB क्या है, दिस इज द एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन A एंड B। ठीक है, तो अब मेरे पास थीटा ए माइनस थीटा बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन ए बी डिवाइडेड बाई ई। ये रिलेशन है, इसमें अपने पास ये वैल्यू है 10,000 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू भी है। ई आई की वैल्यू भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में ही दी हुई है 200 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको पता है कि बी पॉइंट का स्लोप 0 है। ठीक है, बी पॉइंट का स्लोप 0 है क्योंकि कैंटिलीवर बीम है, दूसरा एंड फिक्स्ड है।
फिक्स्ड एंड का स्लोप 0 होता है, राइट? तो हम यहां वैल्यूज रख देते हैं, तो ये हो जाएगा थीटा ए माइनस 0 इक्वल टू एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन ए बी कितना है, 10,000 न्यूटन मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम इसी यूनिट में रखेंगे क्योंकि ये भी न्यूटन मीटर स्क्वायर में है, ये भी न्यूटन मीटर स्क्वायर में है, कैंसल हो जाएगा, अदरवाइज यूनिट चेंज करना पड़ता। EI 200 इंटू 10 टू द पावर 6, तो यहां से आपको थीटा ए जो है रेडियंस में मिलेगा। सो ये हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 10 टू द पावर 6, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -5 रेडियंस। आपको क्वेश्चन में माइक्रो रेडियन में पूछा है ये, तो अगर माइक्रो रेडियन में कन्वर्ट करूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियंस, यानी कि 50 माइक्रो रेडियंस। ओके, तो थीटा ए इज इक्वल टू 50 माइक्रो रेडियंस। ओके, a horizontal cantilever beam of circular cross section, length 1 meter and flexural rigidity EI equals to 200 Newton meter square is subjected to an applied moment of 1 Newton meter at the free end as shown in figure. The magnitude of vertical deflection of the free end is. अब यहां आपको क्वेश्चन में एक कैंटिलीवर बीम दिया है जिसके फ्री एंड पे कपल लग रहा है और फ्री एंड का ही डिफ्लेक्शन निकालना है। तो इस स्टैंडर्ड केस का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, राइट? हमारे पास इस स्टैंडर्ड केस का डायरेक्ट फॉर्मूला है y विल बी इक्वल टू ml³ बाय 3EI। ठीक है, तो ये YA है मेरे ख्याल से, क्योंकि A पॉइंट जो है वो शायद फ्री एंड के पॉइंट को ही लिखा हुआ है। तो ml³ बाय 2EI, दिस इज द फॉर्मूला। ये स्टैंडर्ड केस का फॉर्मूला है, ml³ बाई 2EI। थीटा का फॉर्मूला होता है ml बाई EI और y होता है ml² बाई 2EI। ठीक है, तो अब यहां आपको MA की वैल्यू दी है, L की वैल्यू दी हुई है, EI की वैल्यू दी हुई है। अब यहां आपको ना यूनिट का ध्यान रखना है, सब कुछ SI यूनिट में दिया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर, तो आप सब कुछ SI यूनिट में ही रखो, आप यूनिट कन्वर्ट मत करो। तो MA जो है वो किसमें दिया है, 1 न्यूटन मीटर, तो हम इसको न्यूटन मीटर में रख देते हैं। लेंथ दी हुई है 1 मीटर। ठीक है, EI की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 200 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहां से YA मीटर में आएगा, फिर उसको आप MM में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/400 यानी कि 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। तो उसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो वी विल गेट 2.5 mm। ओके, so this is the deflection at the free end, 2.5 mm। तो ये कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं जिनका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू कपल एट द फ्री एंड, y will be ml² by 2EI। A prismatic straight elastic cantilever beam is subjected to linearly distributed transverse load as shown in below. If the beam length is L, Young's modulus E and area moment of inertia I, magnitude of maximum deflection is। तो बेटा ये एक स्टैंडर्ड केस है, कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू UVL। ठीक है, जो यहां मैक्सिमम है यहां मिनिमम है, ये एक स्टैंडर्ड केस है। इसका आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला याद रखना है, किसी और मेथड से बना के डिराइव करना इतना टाइम आपके पास यूजुअली अलग क्वेश्चंस में रहेगा नहीं। तो यहां तो आपको सिर्फ फॉर्मूला पूछा है, बाकी के क्वेश्चन में आपको डिफ्लेक्शन की वैल्यू वगैरह निकालने के लिए बोलता है, तो बेटर यही है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना था और टिक मार के आगे बढ़ना था। ओके, सो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड, QL टू द पावर 4 बाय 30 EI।
A cantilever beam having square cross section of side A is subjected to an end load. If A is increased by 19%, the tip deflection decreases approximately by. तो यहां आपको एक कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है जिसके ऊपर एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है और इसका साइज जो है ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का है, साइड का लेंथ जो है वो 19% इंक्रीज किया गया है। अब जाहिर सी बात है अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होगा तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इंक्रीज होगी और डिफ्लेक्शन जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन कितने परसेंट से डिक्रीज होगा ये पूछा गया है। ओके, अब आपको यहां डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला पता है। व्हाट इज द डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला एट द फ्री एंड? इट इज WL³ बाय 3EI। वैसे बोला नहीं है कि कौन सा लोड लग रहा है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है, क्या लोड लग रहा है, एंड लोड बोल दिया, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फॉर्मूला कुछ भी हो आपको यही दिखेगा दैट डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, W सेम है, L सेम है, E सेम है, चेंज क्या हो रहा है? I चेंज हो रहा है, राइट? नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ I ऑफ स्क्वायर सेक्शन? आपको कौन सा सेक्शन दिया हुआ है? स्क्वायर सेक्शन दिया हुआ है, राइट? You have a square section। तो स्क्वायर सेक्शन का अगर डायमेंशन A है तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट इसका I का फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट विल बी I अबाउट न्यूट्रल एक्सिस? A⁴/12। तो कैन आई से I is directly proportional to A⁴? So I can say that Y is inversely proportional to A⁴। ठीक है, अब जब A को 19% से इंक्रीज कर दिया गया है तो मैं ये बोल सकता हूं A2 is 1.19 टाइम्स ऑफ A, है ना? यानी कि जो नया डायमेंशन है दैट इज 1.19 टाइम्स ऑफ A। So now I can write it like this: Y2 by Y equal to A by A2 whole to the power 4। So Y2 will be equal to Y into A by 1.19 whole to the power 4। So Y2 will be equal to how much? ये 1.19 A होगा। It will be 0.49 टाइम्स ऑफ Y। ठीक है, 0.4986 होगा तो 0.49 टाइम्स ऑफ Y। तो भाई ये कितने परसेंट से रिड्यूस हुआ है? तो परसेंटेज रिडक्शन विल बी इक्वल टू Y माइनस Y2 डिवाइडेड बाय Y इंटू 100, है ना? दिस इज द परसेंटेज चेंज। ठीक है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है इसलिए मैंने इनिशियल माइनस फाइनल रखा है, इंक्रीज हो रहा होता तो फाइनल माइनस इनिशियल रखता। ठीक है, तो ये हो जाएगा y माइनस 0.49 टाइम्स ऑफ y डिवाइडेड बाय y इंटू 100%। तो ये कितना आ जाएगा? 51% आ जाएगा। ठीक है, तो कितने से हमारा डिफ्लेक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है? अप्रोक्सीमेटली 50%, है ना? 51%, 50%। देखिए ये ना 0.499 आ रहा था तो लगभग 0.5 ले लिया होगा उसने। ठीक है, इसीलिए उनका जो आंसर है वो 50% आ रहा है। हमने इसको 0.49 लिया है तो इसलिए हमारा 51% आ रहा है। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली 50 या 51%, दैट इज द करेक्ट आंसर। A simply supported beam of length 2L is subjected to moment M at the midpoint at x equals to 0. Deflection in the domain x from 0 to L is given by this equation, okay, where
E is the Young's modulus, I is the moment of inertia and C is a constant to be determined. Slope at x equals to 0 is. तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है जिसके सेंटर पे एक कपल लग रहा है, आपको सेंटर का स्लोप निकालना है, लेकिन उसके लिए आपको ना डिफ्लेक्शन की इक्वेशन ऑलरेडी दे दी है। लेकिन यहां ये ध्यान रखना कि ये जो डिफ्लेक्शन की इक्वेशन है x इक्वल्स टू 0 यानी यहां से x इक्वल्स टू l तक के लिए है, इस पार्ट के लिए डिफ्लेक्शन की इक्वेशन अलग होगी। ये सिमेट्रिक लोडिंग नहीं है, अनसिमेट्रिक लोडिंग है। इस पार्ट की इक्वेशन और इस पार्ट की इक्वेशन अलग अलग होगी। आपको सिर्फ इस पार्ट की इक्वेशन दी हुई है, तो आप इस इक्वेशन को यूज करके स्लोप निकाल सकते हैं। इस सवाल को हम ऐसे भी बना सकते हैं, आपको इसकी जरूरत भी नहीं है, आपको इसकी जरूरत भी नहीं है, आप ऐसे भी बना लो। सिंपली सपोर्टेड बीम है, बीच में कपल लग रहा है, आपको सेंटर का स्लोप निकालना है, तो आप डबल इंटीग्रेशन मेथड लगा सकते हो। वैसे तो डबल इंटीग्रेशन मेथड से यही आएगा, लेकिन आप मोमेंट एरिया मेथड लगा सकते हो या फिर स्ट्रेन एनर्जी मेथड। बेस्ट होगा स्ट्रेन एनर्जी मेथड, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी मेथड में जिस पॉइंट पे कपल लग रहा होता है उस पॉइंट पे हम स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं। आप स्ट्रेन एनर्जी निकाल लो, फिर डेल्टा यू बाय डेल्टा एम कर देना, तो थीटा आ जाएगा इस पॉइंट का, ठीक है। लेकिन हमें यहां चूंकि ये इक्वेशन दी हुई है, तो मैं इसको यूज करके ही स्लोप निकालूंगा। अब इसको यूज करके अगर स्लोप निकालना है तो ये y की इक्वेशन है, राइट। इसको मैं dy एक बार इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे स्लोप की इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां मैं w को एक बार इंटीग्रेट करता हूं, आई विल गेट द इक्वेशन ऑफ स्लोप। थीटा विल बी इक्वल टू dw बाई dx। अब यहां पे ना देखो, इन लोगों ने डिफ्लेक्शन को w से डिनोट किया है, ठीक है ना, तो आपको भी w से ही डिनोट करना है, वरना आप y ले लो चाहो तो, ठीक है ना। तो dy बाई dx यानी dw बाई dx इक्वल टू, अब देखो इसको ना मुझे पहले तो एक्सपांड करना पड़ेगा, तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले एक्सपांड ही कर लेता हूं, तो मुझे सहूलियत मिलेगी इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करने में। तो माइनस एम एक्स बाय 12 एल माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा, एल एक्स प्लस एल सी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सी, ठीक है। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करने पे यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ थीटा, ठीक है। अच्छा, इस x को भी अंदर मल्टीप्लाई ही कर देना चाहिए था, इस x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये एक x बाहर रह गया है, तो ये हो जाएगा एल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एल सी माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर सी। तो थीटा विल बी इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इक्वल टू, ये बाहर की क्वांटिटीज तो सारी कांस्टेंट्स हैं, तो इनको ऐसे का ऐसा लिख देते हैं। एल एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2lx, एक्स एल सी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एल सी माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xc, ठीक है। तो ये आ गया अपना स्लोप का इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आपको x इक्वल्स टू 0 पे स्लोप निकालना है, बट प्रॉब्लम यह है कि आपको यहां c की वैल्यू पता नहीं है। अब c की वैल्यू निकालने के लिए आपको बाउंड्री कंडीशन चाहिए। आपके पास बाउंड्री कंडीशन क्या है? सबसे पहले तो बाउंड्री कंडीशन खोजते टाइम इसका ध्यान रखना कि जो इक्वेशन हमारे पास है वो यहां से यहां की है, तो इस पार्ट को तो देखो ही मत। तो यहां से लेकर यहां तक मेरे पास एक बाउंड्री कंडीशन तो ये है कि इस पॉइंट पे यानी x इक्वल्स टू एल पे डिफ्लेक्शन 0 होगा, तो उसको मैं यहां रख देता हूं, है ना। एट x इक्वल्स टू एल दिस विल बी 0, बट प्रॉब्लम यह है कि आप उसको जैसे ही रखोगे ना, आपको यहां का पूरा पार्ट 0 मिल जाएगा। आप इस इक्वेशन में ही देख लो, जैसे ही आप x इक्वल्स टू एल रखोगे तो ये तो 0 मिल जाएगा, तो ये पूरी चीज तो 0 हो गई, आपको 0 इक्वल टू 0 मिलेगा। तो क्या वहां से c आप निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। मतलब ये साफ है कि आपको कुछ और बाउंड्री कंडीशन लगा के
सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है, किसी और पॉइंट का, यहां से लेके यहां तक किसी और पॉइंट का स्लोप या डिफ्लेक्शन है क्या, नहीं है, लेकिन आपके पास एक वैल्यू है जिसको आप बाउंड्री कंडीशन की तरह यूज कर सकते हो। क्या है, आपको यह पता है कि इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट यानी कि m 0 होगा, राइट। ये जो एंड है ये रोलर से सपोर्टेड है, तो यहां पे कोई भी बेंडिंग मोमेंट तो आएगा नहीं, जब फिक्स होता है तभी एंड पे बेंडिंग मोमेंट आता है, ये रोलर सपोर्टेड है तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, 0। अब आप बोलोगे कि सर यहां पे बेंडिंग मोमेंट की तो कहीं इक्वेशन ही नहीं है, हमारे पास डिफ्लेक्शन की इक्वेशन है, स्लोप की इक्वेशन है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए स्लोप की इक्वेशन, डिफ्लेक्शन की इक्वेशन से बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन कैसे बनाते हैं। डबल इंटीग्रेशन मेथड में आपने ये वाला रिलेशन यूज किया होगा, राइट। m इक्वल टू ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, राइट। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स है, मतलब dw बाई डी एक्स है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डी स्क्वायर डब्ल्यू बाई डी एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ m बाई 12 ई आई एल, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2l, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -6x और ये हो जाएगा -2c, ठीक है। 2l ये 0 -6x और ये -2c। अब हमें पता है बेंडिंग मोमेंट m इज इक्वल टू ई आई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर या डी स्क्वायर डब्ल्यू बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अपने केस में ये w है, ओके। तो भाई यहां मैं ये वैल्यू रख देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ m बाय 12l, ई आई कैंसल हो जाएगा ना ऊपर नीचे से, ये हो जाएगा 2l माइनस 6x माइनस 2c। और आपको बाउंड्री कंडीशन पता है, इस एंड पे m की वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी x इक्वल टू l पे m 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसको उठा के यहां रख दो, एट x इक्वल टू l m मस्ट बी 0, ठीक है। इसको मैं ना m नॉट बोल देता हूं, ठीक है, ताकि ना कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये m है ना ऑलरेडी, तो इसको मैं m नॉट बोल देता हूं, ओके। तो एट x इक्वल टू l m नॉट इक्वल टू 0, तो इसको मैं 0 कर देता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ m बाय 12l 2l माइनस ये हो जाएगा 6l माइनस 2c। अब ये चीज तो 0 नहीं है, तो यही चीज 0 होगी, है ना, यानी 2l माइनस 6l माइनस 2c ही 0 होगा, तो ये हो जाएगा 4l इक्वल टू 2c, दिस विल बिकम 4l इक्वल टू, सॉरी ये माइनस 4l होगा, इक्वल टू 2c, सो c विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2l, ओके। तो आपको यहां c की इक्वेशन मिल गई, c की वैल्यू मिल गई है l के टर्म्स में, c इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2l। तो बस अब काम बन गया, अब आप स्लोप की इक्वेशन में c की वैल्यू रख दीजिए और x इक्वल टू 0 पे आप स्लोप निकाल लीजिए। तो स्लोप की इक्वेशन क्या चीज, स्लोप एट x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ m बाई 12 ई आई एल x की वैल्यू 0 रखनी है ना, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा l इंटू माइनस 2l, ये सब 0 हो जाएगा, lc बचेगा बस, ओके।
तो L इंटू -2L, तो थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ L, तो ये हो जाएगा m/12 EI। सेकंड, कहीं तो गड़बड़ की है हमने। अच्छा सॉरी, सो सॉरी, यहां मैंने ये चीज गड़बड़ कर दी है, ये मल्टीप्लीकेशन है। तो -2L², तो माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, तो L गया, तो ये हो जाएगा 12 ml/6 EI। सो सॉरी, मैंने ये सोचा कि ये L -2L है, ये L मल्टीप्लाइड बाय -2L है ना। तो दिस विल बिकम -2L²। इसको मैं यहां लिख ही देता हूं, माइनस ऑफ m/12 EIL मल्टीप्लाइड बाय -2L² है ना। तो L L कैंसल, माइनस माइनस, और एक 2/12 1/6 हो जाएगा, तो ml/6 EI। The correct answer to this question will be ml/6 EI. A cantilever beam with flexural rigidity 200 Newton meter square is loaded as shown in the figure. Deflection at the tip of the beam is. तो आपको कैंटिलीवर बीम में फ्री एंड पे लोड नहीं दिया हुआ है, आपको इस पॉइंट पे लोड दिया है, और इस पॉइंट का डिफ्लेक्शन आपको कैलकुलेट करना है ना। तो इस सवाल को, इस टाइप के सवालों को कैसे बनाते हैं? So let's say this is the beam. और इस एंड पे ये बीम फिक्स है। आपको बीच में लोड दिया हुआ है, यहां कहीं पर, ओके। लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C, ओके। अब यहां कैंटिलीवर बीम में आपको अगर A पॉइंट पे लोड दिया होता, फ्री एंड पे लोड दिया होता, तब तो आपके पास स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला था। जैसे यहां पर मैं अगर AB को कंसिडर ना करूं, मैं सीधे BC को कंसिडर करूं, तो मैं डायरेक्टली B पॉइंट का स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल सकता हूं। B से C तक एक कैंटिलीवर बीम है जिसके फ्री एंड पे लोड लग रहा है, तो आप B पॉइंट का स्लोप और डिफ्लेक्शन डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, है ना। लेकिन यहां पर आपको A पॉइंट का स्लोप और डिफ्लेक्शन अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे? आपको A पॉइंट का क्या निकालना है? आपको A पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, यहां A से B तक कोई लोड नहीं है, यानी A से B तक बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। आप कोई भी सेक्शन लीजिए, A से B के बीच में कोई बेंडिंग ही नहीं होगी। तो जब ये बीम डिफ्लेक्ट होगा तो ये कुछ इस प्रकार से डिफ्लेक्ट होगा। B से C तक आपको कुछ इस प्रकार का स्लोप मिलेगा, इस प्रकार का इलास्टिक कर्व मिलेगा, एंड उसके बाद इट विल रिमेन स्ट्रेट। B से C तक दिस इज गोइंग टू बी पैराबोलिक, एंड A से B तक इट विल रिमेन स्ट्रेट। ये जो पार्ट है ये पैराबोलिक होगा, और ये जो पार्ट होगा दिस विल बी स्ट्रेट। भाई जब बीम बेंड ही नहीं हो रही तो बीम जो है वो स्ट्रेट ही रहेगी, नीचे जरूर जाएगी लेकिन स्ट्रेट वैसी की वैसी नीचे जाएगी। बेंडिंग सिर्फ B से C के बीच में हो रही है ड्यू टू दिस लोड। यहां कोई भी सेक्शन लोगे बेंडिंग मोमेंट 0 ही होगा, राइट साइड से देख लो, ठीक है। तो अब मुझे ये समझ में आ चुका है कि यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो मेरे पास अगर B पॉइंट का स्लोप डिफ्लेक्शन है तो मैं A पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? ध्यान दीजिएगा,
मैं यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच देता हूं, ठीक है। ये और ये सेम ही है, राइट। व्हाट विल बी दिस? दिस विल बी वाई बी, so this is also yb, है ना। what will be this? this is the slope at point b, let me call this theta b। ये क्या है? b पॉइंट का स्लोप है, ओके। let me call this as h, ठीक है, मैं इसको h बोल देता हूं। तो अब आप इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल में मैं tan थीटा बी को h अपॉन ए बी लिख सकता हूं क्या? tan थीटा बी इज इक्वल टू h अपॉन ए बी। तो h इज इक्वल टू tan थीटा बी मल्टीप्लाइड बाय ए बी, है ना। नाउ इफ थीटा बी इज वेरी स्मॉल, हम यहां सारे डिफ्लेक्शंस जो है बहुत स्मॉल अज्यूम करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम मान के चलते हैं कि जो डिफ्लेक्शन हो रहा है बहुत छोटा है। सो इफ थीटा बी इज वेरी स्मॉल देन tan थीटा बी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा बी, राइट। तो क्या मैं h को लिख सकता हूं थीटा बी मल्टीप्लाइड बाय ए बी? यस, ऑफ कोर्स लिख सकता हूं। अब यहां ya कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी दिस ya? दिस इज ya, राइट। दिस इज द डिफ्लेक्शन ऑफ a, यहां से लेके यहां तक का, दिस इज डिफ्लेक्शन ऑफ a। तो ya कितना हो जाएगा? yb प्लस h हो जाएगा क्या? ya विल बी इक्वल टू yb प्लस h, यानी कि yb प्लस थीटा बी इंटू ए बी। तो बस आपका काम बन चुका है। अब यहां yb और थीटा बी की वैल्यू रख दीजिए तो आपको ya मिल जाएगा। अब yb और थीटा बी कैसे निकालेंगे? आप b से c तक की बीम को कंसिडर करो, ठीक है। आप b से c तक की बीम को बस कंसिडर करो। यू कंसिडर द बीम ओनली फ्रॉम b टू c। दिस इज b, दिस इज c, ओके। तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? 50 mm है, और इसके ऊपर लोड कितना लग रहा है? 500 न्यूटन का लोड लग रहा है, ओके। दिस इज 500 न्यूटन एंड दिस लेंथ इज 50 mm। तो यहां से आपको थीटा बी और वाई बी दोनों मिल जाएगा, राइट। अगर आपको बी का स्लोप डिफ्लेक्शन चाहिए ना, तो आपको ए बी की जरूरत ही नहीं है, आप बस बी से सी तक की बीम को कंसिडर करोगे। तो थीटा बी विल बी इक्वल टू व्हाट? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 ई आई। अब यहां ई आई आपको दिया हुआ है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी 200 न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पे थीटा बी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 ई आई। ये मेरे पास फॉर्मूला है। W की वैल्यू हो गई 500 न्यूटन, लेंथ हो गया इसका 50 mm, और EI की वैल्यू जो है वो आपको दी हुई है कितनी? न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसको न्यूटन mm स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। तो 1 मीटर इज 10 टू द पावर 3 mm, तो 1 मीटर स्क्वायर विल बी 10 टू द पावर 6। तो 200 इंटू 10 टू द पावर 6। तो यहां से थीटा बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 500 इंटू 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 200 इंटू 10 टू द पावर 6। यह आ रहा है 3.125 इंटू 10 टू द पावर -3 रेडियंस, ठीक है। यस,
तो नाउ YB will be equal to WL cube by 3EI. तो ये हो जाएगा 500 इंटू 50 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू 200 इंटू 10 टू द पावर 6. तो ये आ रहा है 0.104 mm. ठीक है, तो आपके पास YB आ गया है और आपके पास थीटा बी भी आ चुका है. ओके, अब A से B तक का डिस्टेंस कितना है? 50 mm ही है ना. तो अब इस इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए. YA विल बी YB प्लस थीटा बी इंटू AB. तो YA विल बी इक्वल टू YB यानी कि 0.104 mm प्लस थीटा बी यानी कि 3.125 इंटू 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय AB. A से लेके B तक का डिस्टेंस यानी कि 50 mm. तो YA विल बी इक्वल टू 0.26 mm. 0.26 mm. This is the deflection at point A. 0.26 mm. A cantilever beam with square cross section of 6 mm side is subjected to a load of 2 kilonewton normal to the top surface as shown in figure. Young's modulus of elasticity of the material of the beam is 210 gigapascal. Magnitude of slope at point Q 20 mm from the fixed end is. तो यहां आपको ना कैंटिलीवर बीम दी है जिसके फ्री एंड पे 2 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है. आपको फ्री एंड का स्लोप अगर निकालना हो तब तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है. बट व्हाट इफ आपको बीच में किसी पॉइंट का स्लोप या डिफ्लेक्शन निकालना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है. ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, लोड को P पॉइंट से उठा के Q पॉइंट पे ट्रांसफर कर सकते हो. क्यों कर सकते हो? क्योंकि इस पॉइंट का स्लोप यहां से फिक्स्ड एंड से लेके यहां तक के बेंडिंग पे डिपेंड करता है. इसके बाद क्या हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है. तो मुझे यहां से यहां तक की बीम चाहिए, बस यहां से यहां तक की बीम से मतलब नहीं है. तो मैं इस लोड को उठा के यहां ट्रांसफर कर दूंगा और Q पॉइंट का स्लोप कैलकुलेट कर लूंगा. उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए रहेगा? लोड चाहिए रहेगा, लेंथ चाहिए रहेगी, E और I चाहिए रहेगा. अब यहां आप E और I, E इंटू I पहले से निकाल के रख लो ताकि आप डायरेक्ट फॉर्मूले में यूज कर सको. तो आपको यहां I कितना मिलेगा? स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है राइट, 6 mm साइड का. तो I विल बी इक्वल टू 6 to the power 4 by 12 है ना. तो EI फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI विल बी इक्वल टू व्हाट, और ये mm to the power 4 होगा है ना. तो E इंटू आई कितना हो जाएगा? अब यहां पे देखिए आपको EI किस यूनिट में निकालना है पहले ही डिसाइड कर लीजिए. ओके, तो हम इसको न्यूटन mm स्क्वायर में निकाल लेते हैं. ओके, तो आपको सब कुछ न्यूटन और mm में रखना है. ओके, तो यहां E 210 गीगा पास्कल है राइट. तो इसको मैं 210 इंटू 10 टू द पावर 3 मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर देता हूं, न्यूटन पर mm स्क्वायर. और ये mm टू द पावर 4 में ऑलरेडी है. तो न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू mm टू द पावर 4 कितना आएगा? न्यूटन mm स्क्वायर है ना. तो यहां EI की वैल्यू हमें न्यूटन mm स्क्वायर में मिल जाएगी. इससे फायदा ये होगा कि आपको यूनिट में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी जब आप डिफ्लेक्शन या स्लोप कैलकुलेट करोगे. तो ये आ रहा है 22.68 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन mm स्क्वायर. तो ये EI की वैल्यू हो गई. अब मैं पॉइंट Q का स्लोप निकालना चाहता हूं राइट.
तो मैं लोड को पॉइंट क्यू पे ट्रांसफर कर दूंगा। तो लोड को जब आप पॉइंट क्यू पे ट्रांसफर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस विल बी द फोर्स, फोर्स की वैल्यू हो गई 2 किलो न्यूटन, एंड दिस विल बी द मोमेंट, और मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 किलो न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 80 mm, यानी कि 160 किलो न्यूटन mm। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट क्यू, दिस डिस्टेंस इज 20 mm। तो अब हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे। नाउ स्लोप एट पॉइंट क्यू विल बी इक्वल टू स्लोप ड्यू टू दिस फोर्स प्लस स्लोप ड्यू टू दिस मोमेंट। फोर्स की वजह से आपको फॉर्मूला मिलता है WL²/2EI, और कपल की वजह से फॉर्मूला मिलता है ML/EI। ओके, तो आप फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। EI जो है वो कॉमन है, तो EI की वैल्यू आपको रख देनी है 22.68 इंटू 10⁶ मल्टीप्लाइड बाय WL²/2, तो ये हो गया 2000 न्यूटन इंटू लेंथ हो गई, इसको मैं 2 इंटू 10⁻³ लिख देता हूं, इंटू लेंथ हो गई 20 डिवाइडेड बाय 2 प्लस m इंटू एल, तो ये हो जाएगा 160 इंटू 10⁻³ इंटू 1020। हमने यहां किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट किया है, इसीलिए 10⁻³ 10⁻³। ओके, तो अब यहां से आपको थीटा एट पॉइंट क्यू मिल जाएगा रेडियंस में। तो कितना आ रहा है, it is 0.158 radians. So theta at point Q is 0.158 radians. The flexural rigidity of a cantilever beam is assumed to be constant over the length of beam as shown in figure. If a load P and bending moment PL/2 are applied at the free end of the beam, then the value of the slope at the free end is. तो यहां कैंटिलीवर बीम में फ्री एंड पे एक पॉइंट लोड लग रहा है P और एक कपल लग रहा है PL/2। आपको फ्री एंड का स्लोप कैलकुलेट करना है। आपको पॉइंट लोड का फॉर्मूला पता है, आपको कपल की वजह से थीटा का फॉर्मूला पता है, तो दोनों की वजह से थीटा का आपको अलग अलग फॉर्मूला पता है। तो आप यहां प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दीजिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, अगर किसी बॉडी पे दो डिफरेंट लोड्स लग रहे हैं और किसी पॉइंट का डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, स्लोप कैलकुलेट करना है, तो आप उन दोनों लोड्स की वजह से अलग अलग स्लोप या डिफ्लेक्शन निकाल लीजिए और फिर दोनों को जोड़ दीजिए। यानी कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। आप इस केस में स्लोप निकाल लो, इस केस में स्लोप निकाल लो, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो अगर मैं इस फ्री एंड को A बोल दूं तो मैं ये बोल सकता हूं दैट थीटा A विल बी इक्वल टू, इस केस का थीटा A यानी कि PL²/2EI प्लस इस केस का थीटा A यानी कि ML/EI। ओके, अब यहां आपको M की वैल्यू दी हुई है कितनी, PL/2। यस, M की वैल्यू PL/2 दी हुई है, तो यहां से थीटा A की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, दिस विल बिकम PL²/2EI, PL²/2EI, तो ये हो जाएगा PL² डिवाइडेड बाय EI। तो दिस इज the slope at the free end, PL² divided by EI. So this was a simple question of principle of superposition.
A cantilever beam of length L with uniform cross section and flexural rigidity EI is loaded uniformly by a vertical load W per unit length. Maximum vertical deflection of the beam is given by. तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता है. एक कैंटिलीवर बीम है जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है और पूरी लेंथ पे लग रहा है, समथिंग लाइक दिस. इसकी लेंथ हम ले लेते हैं L, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी हम ले लेते हैं EI. ओके, तो इसका मैक्सिमम वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो कि फ्री एंड पे आएगा, उसका आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है WL क्यूब डिवाइडेड बाय 6EI. दिस इज द मैक्सिमम स्लोप एट द, अच्छा सॉरी, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछ रहा है. तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हो जाता है Y मैक्सिमम इक्वल टू WL टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8EI. ओके, तो इसका तो आपको फॉर्मूला याद रखना है. आप चाहो तो डबल इंटीग्रेशन या मोमेंट एरिया मेथड या स्ट्रेन एनर्जी मेथड से निकाल सकते हो, लेकिन आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि एक स्टैंडर्ड केस है. ओके, तो द मैक्सिमम वर्टिकल डिफ्लेक्शन विल बी WL टू द पावर 4 बाय 8EI. A force P is applied at a distance x from the end of the beam as shown in the figure. What would be the value of x so that displacement at A is equal to 0? तो यहां आपको ना एक फ्रेम दिया हुआ है जिसके 3 मेंबर्स हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल. फोर्स लग रहा है C पॉइंट से x डिस्टेंस पे. आपको बोला जा रहा है कि इस x की क्या वैल्यू हो जिसकी वजह से A का डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए. अब इस प्रॉब्लम को बनाने के 2 तरीके हैं. या तो आप यहां कास्टिग्लियानोस थ्योरम लगा सकते हो या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूले से बना सकते हो. बेसिकली आपको करना क्या है, आपको A पॉइंट का डिफ्लेक्शन का इक्वेशन बना के उसको 0 से इक्वेट करना है. A पॉइंट का डिफ्लेक्शन x के टर्म्स में आएगा, तो आपको यहां x के टर्म्स में कुछ इक्वेशन मिलेगी डिफ्लेक्शन की, उसको आप 0 से इक्वेट करेंगे, आपको x मिल जाएगा. अब A पॉइंट का डिफ्लेक्शन का इक्वेशन बनाने के 2 तरीके हैं. या तो आप कास्टिग्लियानोस थ्योरम लगाइए, यानी स्ट्रेन एनर्जी मेथड से निकालिए A पॉइंट का डिफ्लेक्शन कितना हो. उसके लिए आप यहां एक डमी फोर्स लेंगे, फिर आप इन तीनों मेंबर्स का मोमेंट का इक्वेशन बनाएंगे, वहां से आपको डिफ्लेक्शन की इक्वेशन मिलेगी A की. दूसरा तरीका, आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से बना सकते हैं. अब डायरेक्ट फॉर्मूले से कैसे बनाएंगे हम ये देखते हैं. ओके, क्योंकि इस सवाल को अगर आप कास्टिग्लियानोस से बनाएंगे ना, बहुत सारे स्टेप्स लगेंगे. डायरेक्ट फॉर्मूले से लगभग 2-3 स्टेप में आंसर आ जाएगा. तो यहां पे समझते हैं कि A पॉइंट का डिफ्लेक्शन मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से कैसे निकाल सकता हूं. आपको अगर A पॉइंट का डिफ्लेक्शन चाहिए तो आपको ये पूरा कंसिडर करने की जरूरत नहीं है. इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि अगर कैंटिलीवर बीम में किसी भी पॉइंट का डिफ्लेक्शन चाहिए तो उस पॉइंट से फिक्स्ड एंड तक की बीम कंसिडर करनी होती है. एक एग्जांपल से समझाता हूं ऐसा क्यों होता है. ओके, मान लीजिए एक बार है, ओके, जो कि एक एंड पे फिक्स है. लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. अब मैं यहां A पॉइंट पे कुछ फोर्स लगा रहा हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि XA निकालिए. XA यानी कि A पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालिए. A पॉइंट हॉरिजॉन्टली कितना मूव कर रहा है. अब आप अगर A पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप A से लेके C तक का चेंज इन लेंथ निकालेंगे, राइट. C के रिस्पेक्ट में A का कितना मूवमेंट हो रहा है ये उसी से पता चलेगा जब आप चेंज इन लेंथ फ्रॉम A टू C निकालेंगे, क्योंकि A से लेके C तक जितनी भी लेंथ में चेंज होगी वो A के मूवमेंट की वजह से ही होगी, है ना, क्योंकि C तो फिक्स है.
वैसे ही अगर बी का हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालना हो तो क्या मैं ए से बी तक की बार को कंसिडर करूंगा? नहीं, आई विल कंसिडर द चेंज इन लेंथ फ्रॉम बी टू सी। तब मेरे को ए से बी तक का बार कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ यह देखना है कि सी के रिस्पेक्ट में बी कितना मूव कर रहा है, तो उसमें ए बी कितना मूव कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट आपको वर्टिकल डिफ्लेक्शन के केस में भी लगाना है। ये सेम चीज अगर मैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन के केस में देखूं तो ये यहां पे भी ये कॉन्सेप्ट वैलिड है कि अगर मुझे ए पॉइंट का वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है तो मैं ये देखूंगा कि ए से लेके फिक्स्ड एंड तक बीम में कितनी बेंडिंग हो रही है, उसके बाद यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मुझे यहां से लेके यहां तक की बीम से कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं इसको हटा देता हूं। मैं इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना लेता हूं। मैं कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बना लेता हूं। इस लोड को हम ए पॉइंट पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं इस पी फोर्स को ए पॉइंट पे शिफ्ट करूं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस इज एल माइनस एक्स, राइट? दिस इज एल माइनस एक्स। तो अगर मैं इस फोर्स को यहां शिफ्ट करूंगा, आई विल गेट अ फोर्स पी एंड अ मोमेंट। और ये मोमेंट कैसा आएगा ध्यान दीजिएगा, मैं ए पे अंगूठा रखूंगा, पी की तरफ उंगली करूंगा और पी की डायरेक्शन में उंगली को घुमाऊंगा तो ये उंगली ऐसे घूमेगी, राइट? ऐसे घूमेगी। तो आपको यहां जो मोमेंट मिलेगा वो ऐसा मिलेगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी? P इंटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस L माइनस एक्स। ओके, और A से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है L, फिक्स्ड एंड तक का। तो नाउ यू कैन फाइंड द डिफ्लेक्शन एट A। अब आप A के डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लिख सकते हैं, राइट? तो YA मस्ट बी इक्वल टू 0, राइट? आपको यही बोला है ना, A का डिफ्लेक्शन 0 होना चाहिए, तो YA मस्ट बी 0। और YA कितना होगा? P की वजह से डाउनवर्ड YA आएगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी PL क्यूब बाय 3EI। कपल की वजह से उल्टा अपवर्ड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, अब कपल की वजह से डिफ्लेक्शन होता है ML स्क्वायर बाई 2EI और M की वैल्यू कितनी है? P इंटू L माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, दिस विल बी PL क्यूब बाय 3EI इक्वल टू PL स्क्वायर इंटू L माइनस एक्स बाय 2EI। P कैंसल, L स्क्वायर कैंसल, EI कैंसल हो जाएगा, तो ये बचेगा L बाय 3 इक्वल टू L माइनस एक्स बाय 2। तो ये हो जाएगा 2L इक्वल टू 3L माइनस 3x। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू L, यानी x इक्वल्स टू L बाय 3। तो अगर x की वैल्यू L बाय 3 रहे तो A पॉइंट का डिफ्लेक्शन विल बी 0, L बाय 3 यानी कि 0.33L। इसको मैं यहां लिख ही लेता हूं। तो 0.33L is the correct answer. A cantilever beam of length L is subjected to a moment M at the free end. Moment of inertia of the beam about the neutral axis is I and Young's modulus is E. Magnitude of the maximum deflection is. तो ये एक स्टैंडर्ड केस है, एक कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है जिसके फ्री एंड पे एक कपल लग रहा है M और आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। तो जब कैंटिलीवर बीम में फ्री एंड पे एक कपल लग रहा हो तो मैक्सिमम स्लोप होता है ML बाय EI
एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है ml²/2EI। ओके, तो इसको हम किसी भी मेथड से डिराइव कर सकते हैं, लेकिन आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के ही सवाल बनाने होते हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड केसेस के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो इस केस में y मैक्सिमम इज ml²/2EI। A cantilever beam of length L and flexural rigidity EI, stiffened by a spring of stiffness K, is loaded by a transverse force P as shown in figure। आपको एक कैंटिलीवर बीम दी है जिसके दूसरे एंड पे यानी फ्री एंड पे हम लोगों ने एक स्प्रिंग लगा दी है ताकि इसकी स्टिफनेस थोड़ी इंक्रीज हो जाए, और इसके ऊपर एक लोड लग रहा है P। द ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन अंडर द लोड इज, इस लोड के नीचे यानी इस पॉइंट का आपको डिफ्लेक्शन पूछा है। ठीक है, अब ये जो सवाल है ये स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम का है। आपको सबसे पहले क्या करना है, इस स्प्रिंग को हटा देना है। तो जब आप इस स्प्रिंग को रिमूव करेंगे आपको यहां एक फोर्स मिलेगा बिटवीन बीम एंड स्प्रिंग। बीम स्प्रिंग के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, राइट। जब मैं एक ऐसा फोर्स P लगाऊंगा तो बीम स्प्रिंग को नीचे दबाएगा, उसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, तो बदले में स्प्रिंग बीम के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट अपवर्ड फोर्स लगाएगा। तो हम सबसे पहले स्प्रिंग से बीम को स्प्रिंग से अलग करते हैं और उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये रही आपकी बीम। ओके, इस बीम में फ्री एंड पे एक फोर्स लग रहा था ऑलरेडी, कितना, P। अब जब हमने स्प्रिंग को हटाया तो स्प्रिंग और बीम के बीच का फोर्स यहां मुझे शो करना पड़ेगा। ठीक है, इस फोर्स को मैं बोल देता हूं Fs। Fs क्या है, व्हाट इज Fs? Fs इज द स्प्रिंग फोर्स। इसको स्प्रिंग फोर्स इसलिए बोल देते हैं क्योंकि स्प्रिंग में ये फोर्स डेवलप हो रहा है ना। अदरवाइज दिस इज जस्ट अ रिएक्शन, जैसे बाकी के सपोर्ट्स पे रिएक्शन आता है, ये भी एक रिएक्शन ही है। अब मुझे इस पॉइंट का, फ्री एंड का, लेट मी कॉल दिस ए का डिफ्लेक्शन निकालना है। तो अगर मुझे ए का डिफ्लेक्शन चाहिए तो मुझे Fs की वैल्यू चाहिए रहेगी। Fs की वैल्यू मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के नहीं निकाल सकता क्योंकि ये स्टैटिकली इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम है। आपके पास नंबर ऑफ अननोन्स ज्यादा है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन कम है। तो मुझे Fs की वैल्यू निकालने के लिए कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगानी पड़ेगी। और कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या होगी, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन इस केस में क्या बनेगा, ए पॉइंट पे चूंकि स्प्रिंग लगी हुई है तो ये जो बीम का एंड ए है ये उतना ही नीचे जा सकता है जितना स्प्रिंग डिफ्लेक्ट हो सकती है, राइट। यानी मैं बोल सकता हूं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एट ए इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग। जितना स्प्रिंग डिफ्लेक्ट होगा बीम उतना ही नीचे जाएगा। अगर स्प्रिंग 5 mm कंप्रेस होगा तो ए का डिफ्लेक्शन 5 ही mm हो सकता है, राइट। तो मैं यहां ऐसा लिख देता हूं y ऑफ ए इज इक्वल टू y ऑफ स्प्रिंग। तो y ऑफ ए क्या होगा, ए पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, P भी लग रहा है, Fs भी लग रहा है। P की वजह से डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आएगा और Fs की वजह से अपवर्ड डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, मैं डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा P_L3/3EI। डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे P_L3/3EI। ओके, और फोर्स की वजह से, Fs की वजह से उल्टा डिफ्लेक्शन आएगा, तो ये हो जाएगा -FL3/3EI। दिस विल बी इक्वल टू y ऑफ स्प्रिंग, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Fs/K। ठीक है, अब यहां से मेरे को Fs की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा PL3/3EI इक्वल टू Fs/K प्लस FsL3/3EI।
तो ये हो जाएगा PL³ बाय 3EI इक्वल टू Fs को अगर मैं कॉमन ले लूं देन दिस विल बिकम 1/k प्लस L³ बाय 3EI, राइट। देन PL³ बाय 3EI, अभी देखो पूरा मैथमेटिक्स चल रहा है, ठीक है ना, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो खत्म हो चुका है। तो अब यहां पे आ जाएगा 3EI प्लस KL³ डिवाइडेड बाय 3EIK। तो यहां से Fs की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो Fs विल बिकम PL³ बाय 3EI इंटू 3EIK डिवाइडेड बाय 3EI प्लस KL³, है ना। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द इंटरनल स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप हो रहा है। अब मुझे ए पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालना है ना, ए पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालना है, मतलब YA निकालना है। तो या तो आप इस इक्वेशन में Fs रख दो या फिर आप इस इक्वेशन में Fs रख दो, ये दोनों ही बराबर हैं एक दूसरे के, तो या तो इधर रख दो या तो इधर रख दो। अब जाहिर सी बात है इधर रख के सॉल्व करने से अच्छा मैं इधर रख देता हूं ना। तो डिफ्लेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग यानी कि Fs बाय K। तो इस इक्वेशन को अगर मैं K से डिवाइड कर दूं तो ये ऊपर का K चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, PL³ बाय 3EI, अंदर मिलेगा 3EI डिवाइडेड बाय 3EI प्लस KL³। दिस इज द आंसर, PL³ बाय 3EI इंटू 3EI बाय 3EI प्लस KL³। So A is the correct answer. A beam of length L is carrying a uniformly distributed load W per unit length. Flexural rigidity of the beam is EI. Reaction at the simple support at the right end is. तो कैंटिलीवर बीम है लेकिन राइट एंड पे एक रोलर सपोर्ट लगा हुआ है एक्स्ट्रा और इसके ऊपर यूडीएल लग रहा है। अब अगर मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन से बनाना चाहूंगा ना तो ये रिएक्शन नहीं निकल पाएगा। दिस इज अ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट सिस्टम। तो यहां का रिएक्शन निकालने के लिए आपको कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगानी पड़ेगी। सबसे पहले मैं राइट एंड का सपोर्ट हटा देता हूं और इसका डायग्राम बनाता हूं। तो ये एक कैंटिलीवर बीम बनेगा जिसका एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड फ्री है, और इस बीम के ऊपर दो तरीके के लोड लग रहे होंगे। देखिए इस बीम में एक तो यूडीएल लग ही रहा है। अब यहां जो सपोर्ट रखा हुआ था उसको आपने हटाया तो उसकी वजह से आपको एक एक्स्ट्रा रिएक्शन फोर्स देखने को मिलेगा। ओके, ये यूडीएल जो है W पर यूनिट लेंथ का है, लेंथ इसकी L है। लेट मी कॉल दिस पॉइंट A एंड दिस पॉइंट B। तो इस रिएक्शन को हम नाम दे देते हैं RA। तो हमें इस RA की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो RA निकालने के लिए वी कैन यूज द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। अब कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या बनेगी यहां पे, व्हाट विल बी द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। चूंकि ए एंड पे एक सपोर्ट रखा हुआ है, रोलर सपोर्ट, तो ए एंड का डिफ्लेक्शन जो होगा वो 0 होगा, राइट। ए एंड पे चूंकि ये सपोर्ट रखा है तो ये नीचे जा ही नहीं सकता, डिफ्लेक्ट हो ही नहीं सकता। वर्टिकल डिफ्लेक्शन ए एंड का 0 होगा। अब ए एंड का वर्टिकल डिफ्लेक्शन दो फोर्सेस की वजह से आएगा, एक तो ये W की वजह से, दूसरा RA की वजह से। W की वजह से डाउनवर्ड होगा, RA की वजह से अपवर्ड होगा। तो एक को पॉजिटिव ले लो, दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। तो W की वजह से कितना आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है UDL की वजह से, WL टू द पावर 4 बाय 8 EI।
माइनस आर ए की वजह से हो जाएगा आर ए एल क्यूब बाय 3EI। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल एंड कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट द फ्री एंड, दोनों केसेस का डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला। ओके, तो यहां से EI कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा ये ऐसा हो जाएगा WL टू द पावर 4/8 EI इक्वल्स टू RAL क्यूब बाय 3EI। EI कैंसिल, ये L क्यूब से L क्यूब कैंसिल, तो RA आपको मिल जाएगा 3WL डिवाइडेड बाय 8। So the reaction at the free roller support will be 3WL by 8.